Hello students. Today we will discuss our next topic of coordination chemistry, and it is valence bond theory. In short, it is known as the VBT. It was first discovered by Pauling, and he was the first scientist who discussed coordination compound on the basis of valence bond theory. He gave some postulates of this theory. So I am discussing the postulates of this theory. So first postulate of this theory is that the basic assumption is that the metal ligand bond arises by the donation of pairs of electron by ligands to the metal atom ion. मतलब क्या है कि जो इसका फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट assumption है वो ये है कि जो आपका मेटल लीगेंड बॉन्ड है, ठीक है, मतलब बेसिकली ये थ्योरी क्या बोलती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग के बारे में बात कर रही है. और इसका जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है वो ये है कि जो आपके मेटल और लीगेंड बॉन्ड है ये कैसे डेवलप होते हैं, ये बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लीगेंड, यानी जो लीगेंड है वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन करता है मेटल को, जिसके थ्रू उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. तो यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिक अजम्पशन में आपका द बेसिक अजम्पशन made is that the metal ligand bond arise by donation of electron pairs by ligands to the मेटल एटम और आयन. ठीक है, ये चीज़ पहले भी डिस्कस की थी हमने कि जो जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कि जो मेटल और लीगेंड है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, और आपके जो लीगेंड्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एटम. ठीक है, अब जब आपका डोनेशन होगा तो ऑब्वियसली इस डोनेशन के लिए जो सेंट्रल मेटल आयन है या एटम है वो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए. ठीक है, अगर उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे तभी आपका जो लीगेंड है वो डोनेट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड पॉइंट इसका यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपके सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास क्या होना चाहिए, और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए जिसके थ्रू आपका डोनेट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सके उस प्लेस को. तो यानी क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेक्स अवेलेबल रिक्वायर्ड number of empty orbitals for the formation of coordinate bonds with suitable ligands. ठीक है, जो भी उसके अंदर ligands है. और ये वैकेंट ऑर्बिटल कितने होंगे आपके, जितना आपका उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी जितने नंबर ऑफ लीगेंड अवेलेबल हैं उतना ही आपका यहाँ क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे. देन थर्ड पोस्टुलेट जो है, थर्ड पोस्टुलेट इसके अंदर आता है कि जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर क्या बोला जाता है कि जो भी लीगेंड है एटलीस्ट वन ऑर्बिटल आपका इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होना चाहिए. क्योंकि देखो हमारे पास में क्या है, यूनिडेंटेट भी होते हैं लीगेंड्स, बाइडेंटेट भी होते हैं, पॉलीडेंटेट भी होते हैं. तो मिनिमम आपका एटलीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी अवेलेबल ऑन लीगेंड्स. ठीक है, कम से कम एक तो हो, उसके अलावा ज़्यादा तो हो ही सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो लीगेंड्स हैज़ at least one orbital
containing a lone pair of electron. देन फोर्थ पॉइंट जो है वो बेसिकली ये थ्योरी जो है ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन 11th क्लास में सबने पढ़ा है हमने. तो ये थ्योरी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बेस्ड है. तो ये क्या बोलती है कि जो आपकी बॉन्डिंग में आपके ऑर्बिटल्स यूज़ होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं. क्यों? क्योंकि जो आपके अगर नॉर्मल sp_d होंगे ऑर्बिटल्स, दे हैव डिफरेंट एनर्जी, एंड फॉर according to valence bond theory the energy level और energy of all the orbitals should be same. तो वो सेम कब हो सकती है? जब वो हाइब्रिडाइज हो जाए. बिकॉज फॉर अंडर हाइब्रिडाइजेशन ऑल ऑर्बिटल्स हैव द इक्वल एनर्जी एंड द शेप ऑल्सो इक्वल फॉर ऑल ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो यानी फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो गया यहाँ पे? दिस थ्योरी कंसिडर्स that hybridized orbitals on the metal are used for bonding. ठीक है, यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा फॉर बॉन्डिंग. ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपके sp और d ऑर्बिटल यूज होंगे. ठीक है, अब जब ये यूज़ होंगे तो न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी विल फॉर्म विच आर नॉन एज द हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये चीज़ हमें सबको पता है. इसके अलावा यहाँ एक चीज़ और है, एक पॉइंट और है इसका, कि अगर आपके इनर ऑर्बिटल यूज़ होते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन, यानी आपके n-1 d ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, तब आप उसको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. और अगर आपके आउटर ऑर्बिटल यूज़ होते हैं, यानी nd ऑर्बिटल यूज़ होते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन, तब हम उसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ठीक है, इसमें यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या है. तो यानी इसका मतलब क्या है कि आपके n-1 d ऑर्बिटल और nd orbitals are used for hybridization. ठीक है, तो यहाँ तक बेसिकली जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने बता दिए. अब यहाँ पे हम एक बार एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया ये यहाँ पे. तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फर्स्ट वो आपके किसके अकॉर्डिंग फिल होंगे? हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं. ठीक है, ये एक्चुअली ये पॉइंट सिर्फ डिस्कशन के लिए, ये पॉइंट लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि यही बेसिकली अभी हम लिमिटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि यही इसका ड्रॉबैक है. तो यहाँ पे बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आपके हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं. ठीक है, बट ये तब तक अप्लाई होता है जब तक कि वीक फील्ड लिगेंड वहाँ पे यूज़ होगा. जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है, आपका हुंड्स रूल क्या हो जाता है? वो हुंड्स रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी आपका क्या होता है? पेयरिंग शुरू हो जाती है. समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल क्या होता है कि पहले सिंगल जाएंगे ऑर्बिटल में, उसके बाद पेयरिंग होगी. बट ये तब तक होता है जब तक कि फील्ड लिगेंड होता है. जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, वहाँ पर ये हुंड्स रूल अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स को कि वो पेयर अप हो जाए. अब जो ये सेंटेंस मैंने आपको बताया है, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, ये बेसिकली आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. देखो, जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसका बेसिक ड्रॉबैक ही यही है कि उसने ये बता ही नहीं पाया कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं और वीक फील्ड कौन से हैं, यानी उनका कॉन्सेप्ट क्या है. तो आप जब भी कभी वीबीटी करते हैं, वीबीटी के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं ये चीज़ मेंशन नहीं करनी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड के वजह से आपका चेंजेस आ रहा है. ये सिर्फ आपको समझने के लिए, ताकि आप जब क्वेश्चन करें
तो वो आपको करने में आसान पड़े। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये इससे जो नेक्स्ट थ्योरी है जो आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसके बेसिस पे है। तो आज की डेट में जब हमें सारी थ्योरीज पता हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम डिस्कवर कर दी सारी चीज़ें, तो हमें पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉलिंग ने ये चीज़ डिस्कस नहीं की थी। ठीक है, उनका ये पॉस्टुलेट नहीं है, बट ये अंडरस्टैंड करना है आपको कि जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो वहाँ पे पेयरिंग होगी, जब भी आपके वीक फील्ड लिगेंड होंगे वहाँ अनपेयरिंग ही रहेगी, यानी वहाँ पे आपका अलग से पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नाउ इसके अंदर मैंने भी बोला कि ये हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करता है, ये वाला जो थियोरी है। तो इसमें ये एक टेबल है, हेयर इज हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, तो इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 देन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका, ऑब्वियसली sp। ठीक है, जैसे हम 11th क्लास में करते थे। देन व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक शेप, इट विल बी लीनियर। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ भी आपका कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड ये शेप हो जाएगी। ठीक है, सेंटर में मेटल एटम और 2 लिगेंड्स, और ये इसका एग्जांपल है AgNH3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा रहेंगे तभी फॉर्म होगा, नहीं, 2 पे भी फॉर्म बनता है। देन नेक्स्ट इज द एग्जांपल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हियर इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। देन क्या पॉसिबल है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इफ इट इज sp3 देन ज्योमेट्रिक शेप विल बी टेट्राहेड्रल, दिस विल बी द शेप and the example is NiCl4 - 2. Then if coordination number is 4 तो sp3 के अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो सकता है। ओके, काउंट करके देख सकते हैं आप, ऑर्बिटल 4 ही आएगा। तो यहाँ से स्क्वायर प्लेनर आपकी ज्योमेट्रिक शेप हो सकती है। Here is the example NiCn4 - 2। ओके, एंड दिस इज द शेप स्क्वायर प्लेनर, यानी सेंटर में आपका मेटल एटम, एट द 4 कॉर्नर्स देयर विल बी लिगेंड्स, 4 लिगेंड्स, राइट। नेक्स्ट, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5 देन dsp3 और sp3d। ठीक है, ये जो dsp3 लिखा है या sp3d लिखा है, इट मीन्स कि आपका इनर डी यूज़ हो रहा है या आउटर डी यूज़ हो रहा है। ओके, तो द शेप इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एग्जाम्पल इज FeCO होल 5। द शेप इज दिस वन, ट्राइंगल होगा, एक अपवर्ड एक आपका डाउनवर्ड, 2 पिरामिड, 2 कॉर्नर पे आपके लिगेंड रहेंगे। देन नेक्स्ट इज द सिक्स इज द D2sp3 sp3d2। दिस 6 is the coordination number. With coordination number 6 hybridization will be D2sp3 और sp3d2। now again अगर आपका D2sp3 लिखा है that means inner D n-1d orbital is used during the hybridization, and if I am writing sp3d2 that means outer D orbital and D orbital is participating for the hybridization, right? And the shape will be octahedral. The example is CONH3 whole 6 plus 3. ठीक है, and the shape is this one, octahedral. In the center there is metal atom, at the 4 corners ये जो स्क्वायर प्लेन है इसके 4 कॉर्नर्स पे आपके लिगेंड्स होंगे, एंड 1 अपवर्ड एंड 1 डाउनवर्ड। तो इस तरह से 6 लिगेंड्स, राइट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक तो आई थिंक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, तो मैं आपको एक वीक का और एक स्ट्रॉन्ग का दोनों केस आपको डिस्कस करूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ फर्स्ट इज द COF6 - 3, COF6 - 3। देखो बेटा, इसमें एक चीज़ है, जब हम चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वीक कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं लिगेंड्स, राइट। बट ध्यान रखने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान रख सकते हो कि जितने आपके हेलाइट्स होते हैं, ठीक है,
फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये आपके हमेशा वीक की तरह काम करते हैं, ठीक है। आपका कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, ये हमेशा आपके स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं। आपका NH3 जो लिगेंड है वो आपका कोबाल्ट के साथ में स्ट्रॉन्ग की तरह वर्क करता है, और क्रोमियम के साथ वही लिगेंड आपका वीक की तरह काम करता है। तो यही जो कन्फ्यूज़न है कि कहाँ वीक कहाँ है, यही चीज़ आपका जो VBT है वो क्लियर नहीं कर पाया था। हालांकि यहाँ पे सिर्फ आपका NH3 का केस इस तरह का है, बाकी सब में तो लगभग क्लियर ही है कि वीक कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। ओके, जो मेन एग्जांपल्स आते हैं उनमें जनरली आपके वीक के अंदर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ये वाले लिगेंड्स ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और कोबाल्ट, साइनाइड, ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग के अंदर आपको दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे CO F6-3 का मैं ले रही हूँ, इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ। तो बेटा सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप है इसमें अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the central metal atom. This is the central metal atom cobalt and its configuration is, configuration क्या होता है इसका, 27 is the configuration। 27 का मतलब यहाँ आपका अगर if I am writing the electronic configuration तो ऑर्गन यानी 18 हो गया आपका, देन आपका 3d7 4s2। ओके, अच्छा इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ऑलवेज राइट 4s ऑर्बिटल इन द एंड। कभी भी यहाँ इस तरह से मत करिएगा कि पहले 4s लिख दिया 3d लिख दिया, उससे हमेशा क्वेश्चन गलत होने के चांस रहेंगे आपके। ओके, नाउ यहाँ पर यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, वो आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ मैं, प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ दिखा चुकी हूँ। कोई डाउट हो तो आप उसको देख के एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो अगर मैं इसको x कंसीडर कर रही हूँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो x + 6 F पे कितना चार्ज होता है -1 इक्वल्स टू ये स्क्वायर पे कितना है -3। ठीक है, अगर ये न्यूट्रल होता तो 0 हो जाता, तो ये क्या आ जाएगा x - 6 इक्वल्स टू -3, यानी x क्या हो गया आपका 6 - 3, यानी यहाँ से आ गई ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो यानी अब आप +3 के रेस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखें। एक और ज़रूरी चीज़, कई बार बच्चे जब यहाँ +3 लिखते हैं तो यहाँ पे इसमें से 3 माइनस कर देते हैं, यानी क्या कर देंगे, इसको 24 लिख देंगे। बट जो एटॉमिक नंबर है इट नेवर चेंज, ये ध्यान रखना है। जो आपका चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो रहा है। एंड व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट। तो जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको नहीं आपने चेंज, वो तो 27 ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ +3 है, +3 मीन्स द लॉस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी आपका क्या हो जाएगा। अब मैं अगर इसको लिखूँ तो ये तो ऑर्गन, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो यानी क्या बन गया, ये 3d6 हो गया, राइट। इट इज़ 3d6। अब इन 3d6 इलेक्ट्रॉन को यू हैव टू फिल। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट इसकी फिल करती हूँ तो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5, ये 3d है, ठीक है। 3d के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 4s, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा, 4p। तो इसके पास अवेलेबल ऑर्बिटल तो हैं, बट वो कैसे हैं, वैकेंट है, जो इसको हाइब्रिडाइजेशन में काम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3d के अंदर आप इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए हमने, राइट। अब क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए जो आपका मेटल लिगेंड की बॉन्डिंग है इट रिक्वायर्स इक्वल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, उसको सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका S और P है ये आपके किस में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में। अब एक चीज़ यहाँ से देखिए,
ये S है, ये P है, यहाँ पे हमारे कितने हैं 6 हैं, बट ये वैकेंट तो हमारे पास 4 ही है, तो इससे नेक्स्ट भी हम बना लेते हैं। इससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, दैट इज़ 4D। ओके, ये हो गया। अब जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें ये वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कितने 3, तो ये होगा एक, ये 4 5 6, तो यहाँ तक पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, ये तो कंप्लीट हो गया है, इसको कंसीडर मत करिएगा, 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। तो अब यहाँ से बिकॉज इसमें आपका लिगेंड क्या है, फ्लोरीन है। फ्लोरीन कैसा होता है, वीक होता है, तो इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो अब यहाँ से हम इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो लिगेंड है उनका डोनेशन दिखाएंगे कि वो कैसे डोनेट करते हैं। बेटा कहीं भी ये चीज़ लिखनी नहीं है, मेंशन नहीं करनी है कि बिकॉज ऑफ द वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई। बहुत बच्चे लिखते हैं और इवन कुछ बुक्स तक में लिखा है ये चीज़, बट ये आपने नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपने कंसीडर करना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि आपको करने में आसानी रहे, बट उसको कहीं भी नहीं लिखना है क्योंकि वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं करती है उस चीज़ को, तो उसको लिखना नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गए बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल, और ये आपके, आप चाहे ना तो 6 ऑर्बिटल हैं वो एक साथ भी बना सकते हैं इक्वल एनर्जी के शो करके, बट उसमें कई बार आपको खुद को भी कंफ्यूजन रहेगा कि कैसे हुआ कैसे नहीं, तो अच्छा है कि आप इस तरह से ही बनाएं। तो ये आपका कौन सा हो गया, दिस इज sp3d2। देखो sp3d2 बाहर वाला है ना, आउटर वाला d ऑर्बिटल यानी nd टाइप ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी आपके sp3d2 हो गए हैं, ये भी आपके sp3d2 हो गए। तो यहाँ तक आपका बेसिकली sp3d2 हो गया है, राइट। ये अब यहाँ पे कितने लीगेंड्स हैं हमारे पास में, 6 लीगेंड्स हैं, तो हर लीगेंड क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये इस तरह से एक पेयर, ये अब इनकी सबकी एनर्जी एक जैसी है, एक ही तरह के हैं ये, तो एक ही जैसी बॉन्डिंग रहेगी इनके बीच में, किसी की एनर्जी कम ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपसे इसका पूरा हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकते हैं, और शेप पूछ सकते हैं, ठीक है, इनर और आउटर ऑर्बिटल पूछ सकते हैं। तो मैं अभी आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो यहाँ फर्स्ट थिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया इसका, ये हमारी हाइब्रिडाइज स्टेट है, राइट। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। जब भी sp3d2 होगा तो यानी ये आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें आपके आउटर जो हैं ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल जो आउटर वाला है उसने पार्टिसिपेट किया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वन मोर थिंग आपको जो याद रखनी है बेटा, कि जब भी आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है तो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, वो उसको हाई स्पिन बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्पिन ज़्यादा होती है, जैसे ही पेयरिंग होती है तो स्पिन कम हो जाती है, तो ये कैसा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको लिखा दे रही हूँ। फिर यहाँ पे आपका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा इसका, बताइए। मैग्नेटिक बिहेवियर बेटा देखो सिंपल सी चीज़ है, हमने ये चीज़ 11th में भी पढ़ी है कि कहीं भी आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक, और अगर आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक। वन मोर थिंग कि जो डायामैग्नेटिक होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट तो अंडरस्टूड है, 0 हो जाता है, बट जो पैरामैग्नेटिक हैं दे हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय this formula mu equals to n into n plus 2 bm. bm is the unit of magnetic moment, that is Bohr magneton, okay, and here where n is the number of unpaired electron। तो वैसे तो ये आपका फाइंड करने को नहीं आता है, ठीक है, बट अगर आ जाए तो आप इजीली उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे जस्ट जैसे यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट पुट एन की जगह यहाँ पे आपने 4 पुट करना है, तो बस उसको कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आपकी शेप क्या हो जाएगी इसकी, इट इज़ ऑक्टाहीड्रल इन शेप,
ठीक है, तो ये बेसिकली आपका था। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो CO इस तरह से सेंटर पे, F ऐसे, और यहाँ 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड, ये इसका शेप हो जाएगा। और ओवरऑल जो चार्ज है बेटा वो कितना है, -3। तो ये आपका शेप हो गया ऑक्टाहेड्रा। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था आपका विद रेस्पेक्ट टू वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल बेटा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग का भी बता देती हूँ साथ के साथ ही। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए टेकिंग वन अनदर क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया FeCN6 -2। ठीक है, मैंने ये ले लिया। क्वेश्चन आपसे देखो बेटा इस तरह के भी पूछ सकते हैं कि आपको एक ही मेटल के 2 कंपाउंड दे दिए। मैं भी बताती हूँ उनको कि जैसे आपको समझ लीजिए मैंने ये कोबाल्ट वाला COF6 -3 दिया है, एक दूसरा कंपाउंड CONS3 दे दिया आपको। तो पूछेंगे कि वन इज़ पैरामैग्नेटिक एंड अदर इज़ डायमैग्नेटिक वाई, तो आपको ये पूरा कंप्लीटली करके दिखाना होगा। ठीक है, या पूछ सकते हैं वन इज़ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अदर इज़ लो स्पिन वाई, या फिर सिंपल एक कंपाउंड देके उसका आपका IUPAC नेम पूछ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेगा, और ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। इस तरह से भी आ जाता है। तो यहाँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के रेस्पेक्ट में बता रही हूँ। इसी तरह से अगर आप 4 वाले लेंगे तो उसमें भी इसी तरह से हो जाएगा। ये जस्ट प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितना इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब फिक्स है कि हर साल क्वेश्चन आता है इससे, कभी ऐसा नहीं होता है कि इस पार्ट से क्वेश्चन ना आए। तो अगेन आई एम टेकिंग वन एग्जांपल विद, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही है। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना बेटा आपको, ये 6 लिगेंड्स हैं, तो यानी आपका 6 हो गया यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड इट इज़ Fe। यहाँ हो जाएगा ऑर्गन 3d6 4s2, राइट। दिस इज़ अ सेंट्रल मेटल एटम। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, x + 6 - 1 = -2, x = -2 + 6 सॉरी x, तो यहाँ पे हम इसको करेंगे बेटा। तो FeCN6 का मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पर, FeCN6, ये बेटा मैंने ना यहाँ चार्ज इस पर -4 है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है। वही मुझे डाउट हो रहा था कि 4 तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे आ रहा है। तो ये आपका 2 हो गया, ये दिस वन 2। ठीक है, ये -3 या +-4 की फॉर्म में होता है। जो कंप्लीट कंपाउंड है इट इज़ K4FeCN6। ठीक है, उस फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर K3FeCN6, तब -3 होगा। तो नाउ वी विल राइट विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ से ऑर्गन आपके लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाएंगे, 3d6 बच गया है। ठीक है, अब इसकी ग्राउंड स्टेट में आप इसको फिल करके दिखा दीजिए। तो ये दिस इज़ 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दिस इज़ 3d, आफ्टर डैट 4s, उसके बाद 4p। ओके, तो यहाँ आई एम फीलिंग द इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एंड 6, 3d6 फिल कर दिया बेटा मैंने। अब जो ये 3d6 फिल किया है मैंने, ये देखो ये चीज़ मैं आपको बता रही थी। अब यहाँ पे जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन से ये जो लिगेंड है, 6 लिगेंड है, ये Cn है। तो साइनाइड क्या है, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इतना फोर्स सप्लाई कर देता है कि पेयर्ड हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये थ्योरी तो हम बोल रहे हैं, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये चीज़ उस टाइम डिस्कस नहीं हुई थी। जो पॉलिंग थे उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, उन्होंने ऑन दी बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट देखा कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट की कोई वैल्यू आ रही है वो आपका कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, और जो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 है डैट मीन्स वो डायामैग्नेटिक है। अब जो पैरामैग्नेटिक हैं तो उसके थ्रू, मैग्नेटिक मोमेंट के थ्रू उन्होंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब अगर अनपेयर्ड है तो उसके बाद उन्होंने ये करा कि जिसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना है तो उसमें अनपेयरिंग होगी, जिसमें डायमैग्नेटिक कंपाउंड है जो आपका, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0 है, वो डायमैग्नेटिक है, यानी उसमें उन्होंने पेयरिंग कर दी। तो उन्होंने उस बेस पे किया।
बट यहाँ आपके कन्वीनियंस के लिए आप आसानी से कर पाए तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हैं, लिखते नहीं हैं, ठीक है। बार बार ये इसीलिए बोल रही हूँ कि आपने लिखना नहीं है, कि आप उसको लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया बेटा। अब बिकॉज ऑफ मैंने अभी बताया स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो यहाँ हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, वो पेयर कर देगा, यानी हुंस रूल को डिसऑबे कर देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6, ठीक है, इस तरह से हो गया हमारा। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइज स्टेट हो जाएगी। तो कितने लिगेंड हैं, अगेन 6। अगर 6 लिगेंड हैं तो 2 ये 3 4 5 2 3 4 5 एंड 1 6, ठीक है। तो दिस इज, ये कौन सा है, डी के 2 D2 sp3। तो D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन विल अकर। अगर ये हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जितने ये ऑर्बिटल हैं ये कौन से हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, D2 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएंगे और इनकी एनर्जी इक्वल हो जाएगी। वन मोर थिंग, इस टाइम में इस कंपाउंड के अंदर जो ये इनर n-1 d ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, तो जो कंपाउंड होगा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे पहले वाले में क्या था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब मैं यहाँ पे आपको कंपाउंड की, यानी ये तो सिर्फ मेटल एटम की है, ये जो है अब जो बना रही हूँ ये FeCN6-4 के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए बता रही हूँ कि कैसा होगा, ठीक है। सेम जो यहाँ मैंने बताया था ना, ये था, ये जो है कम्प्लीटली हाइब्रिडाइज स्टेट के बाद जब आप F लगा देते हो तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड के रेस्पेक्ट में है, ओके, ये इसके रेस्पेक्ट में है जो ये वाला स्टेट है। तो यहाँ से बेटा अब फटाफट हम इसको कर देते हैं। तो ये आपके जो 6 ऑर्बिटल हैं दे हैव इक्वल एनर्जी, D2 sp3 हैं, तो ये 2 to 4 to 6, यहाँ से आपका Cn ये देगा, ये Cn यहाँ से this one, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर सबने दे दिया है। आप चाहे तो इस तरह से दिखा दीजिए या फिर आप पैरेंथेसिस के थ्रू भी दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है जैसे आपको दिखाना है। अब फटाफट यहाँ से देख लीजिए क्या मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा D2 sp3, ओके। एंड क्योंकि यहाँ पेयरिंग हो गई तो ये आपका हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर अनपेयर्ड रहता है हाई स्पिन, फिर ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर के यूज़ हो रहे हैं ऑर्बिटल। आफ्टर दैट सेकेंड इज द मैग्नेटिक बिहेवियर। तो पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब